जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और भगवान के आशीर्वाद से मैं इसी विभाग में सेवाएं दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपना छोटा सा परिचय आप सबको देना चाहूंगा। अधिकांश लोगों से परिचय है, कुछ नए साथी होंगे। मैं खंडवा जिले के बांगरदा गांव का निवासी हूँ। जन्म स्थान मेरा पुनासा तहसील के बांगरदा ग्राम में हुआ। मैं विगत 1987 से कृषि विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 15 वर्ष मैंने देवास जिले में बागली तहसील के उदयनगर ग्राम में, और वर्ष 2002 से सनावद तहसील के खंगवाड़ा बांगरदा, और 2013 से पूरी सनावद तहसील में मैं सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा प्रमोशन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी पद पर हुआ। और मेरा यहाँ पर छोटा सा परिवार, जिसमें हम पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अलीराजपुर में सब इंजीनियर है। छोटा बेटा अभी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पोस्ट पर एमपीपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हुआ, जो इंदौर में अभी ज्वाइन हुआ है विगत 30 जनवरी को। और हमारा छोटा परिवार हंसी खुशी यहाँ पर रह रहा है। कुछ स्वास्थ्य के चैलेंज, हमारी श्रीमती जी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और हमारे इसमें जीवन में कैंगन का डेमो देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने एक आश्रम में, यहाँ पर कोई इंदौर के आदरणीय सर के द्वारा यह डेमोस्ट्रेशन देखा, तभी मैंने इस डिवाइस को क्रय करने का मन बना लिया था। क्योंकि अमाउंट के अभाव में लगभग 1 माह बाद मैंने इस डिवाइस को क्रय किया। और पानी के बारे में जानते ही है कि अपने शरीर में 70% पानी है, और पानी को शुद्ध करके हम पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी उद्देश्य से हमने, जैसे कि सर्विस, कृषि विभाग में सर्विस होने के कारण पेस्टिसाइड को और रसायन को अच्छे से पहचाना है। क्योंकि विगत सन 87 से मैं इस विभाग में कार्यरत हूँ। और अगर पुरानी परंपरागत खेती को देखें तो हम, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे गांवों में पेस्टिसाइड नहीं के बराबर उपयोग होता था। किंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ी, सन 60 के दशक में, जबकि हम पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम पे हमारे देश का चीन से सामना हुआ, और उस युद्ध के कारण हमारे यहाँ अनाज का अकाल हुआ। अनाज की पूर्ति के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। इनकी पूर्ति के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नई नई प्रजातियां तैयार की, और बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए नए किस्म के बीज तैयार किए। और हाइब्रिड बीज जब आए, तो हाइब्रिड नस्ल के बीजों में खाद की आवश्यकता ज्यादा हुई, दवाइयों की आवश्यकता हुई, क्योंकि हाइब्रिड नस्ल के बीजों में बीमारियां ज्यादा आने लगी। तो उन बीमारियों से, कीटों से निजात पाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नए पेस्टिसाइड तैयार किए, क्योंकि वो भी आवश्यक था उस टाइम पर, जब हमारा देश 60-65 के दशक में अमेरिका से आयात की हुई मक्का और गेहूं ग्रहण करके हमारे देश के निवासियों के भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नए बीजों का आयात किया, इजाद किया, और उनमें विभिन्न तरह के खादों की पूर्ति करके अनाज का उत्पादन बढ़ाया। उस टाइम पे हम विदेशों पर आश्रित थे, किंतु आज विगत 6 वर्षों से लगातार 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 मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। उसका कारण यही हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे किसान भाई, और हमारे कृषि कर्मचारी साथी, और विभिन्न प्राइवेट कंपनियां भी, उन्होंने भी सहयोग दिया। तभी तो हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। क्योंकि आज हम हर मामले, अनाज के मामले में, दालों के मामले में, फल सब्जियों के मामले में,
सभी मामलों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और नई नई कृषि तकनीकें जो आई है उनके बल पर हमारे कृषकों ने, किसान भाइयों ने अच्छा पैदावार लिया। खूब जितना, मतलब वैज्ञानिकों ने जो बताया कि इस पर्टिकुलर किस्म की पैदावार क्षमता इतनी है, तो हमारे किसान भाइयों ने उस क्षमता के अनुरूप उत्पादन लिया और हमारे देश के सभी नागरिकों को अनाज की, फलों की, सभी तरह की आपूर्ति की। इसी वजह से हम आत्मनिर्भर हो पाए और आज हम निर्यात करने के उसमें भी है। भले ही वो कपास हो, गेहूं हो, मक्का हो, सभी तरह के अनाजों की पूर्ति हमारे किसानों के द्वारा की जा रही है। अब चूंकि एक उच्चतम स्तर तक पैदावार तो मिली रसायन के बल पे, किंतु अब कुछ वर्षों से रसायन डालने के बावजूद हमारे उत्पादन में गिरावट आ रही है। उसका मूल कारण है, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि मान लो पर्टिकुलर जो फसल उत्पादन किया जा रहा है उसमें संतुलित उर्वरक का उपयोग होना चाहिए। संतुलित मतलब आपको कंपोस्ट भी डालना चाहिए, रसायन भी डालना चाहिए, तभी उसका सही उत्पादन मिल पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के द्वारा नई तकनीकों को तो अपनाया जा रहा है, किंतु विशेष रूप से पशुधन जो पहले हमारे किसान भाइयों के यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता था और जिसकी गोबर की खाद तैयार की जाती थी, हमारे खेतों में डाली जाती थी, उससे हमारा अनाज अच्छा होता था। किंतु सने सने गोबर के खाद की कमी होती जा रही है और रसायन का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में अभी गत सेशन में हमारे अक्षय ताड़े जी ने भी बताया था कि रसायनों की अधिकता की वजह से हमारे देश में विभिन्न तरह की बीमारियां भी फैलने लगी है। तो हमारा विभाग, हमारा प्रशासन अभी किसानों को जैविक खेती की ओर भी अग्रसर कर रहा है कि भाई जैविक खेती भी करें। भले ही अपने पास 10 एकड़ का खेत है तो उसमें से 1 एकड़ में आप जैविक खेती अपनाएं और जैविक खेती सर्वप्रथम तो अपने परिवार के लिए करें। उसमें जो भी अनाज उत्पन्न करे, सब्जियां उत्पन्न करे, दालें उत्पन्न करे, सर्वप्रथम अपने परिवार को के लिए उपयोग में लें। अगर एक्सेस हो, ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों को दें और उससे ज्यादा हो तब मार्केट में वो विक्रय करें, ताकि हम अच्छा अन्न खाएंगे, जैविक अन्न खाएंगे तो हम इन बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विभिन्न तरह की बीमारियां फैल रही है, उन बीमारियों का कारण ही रसायन है, रसायनों का अधिकता से उपयोग। जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कीट मारने के लिए कोई दवाई का उपयोग बताया और साइंटिस्ट ने बताया कि आपको प्रति पंप यह पेस्टिसाइड 15 से 20 ml उपयोग करना है। किंतु हमारे किसान भाई ना समझ या कम समझ होने के कारण उसका उपयोग ज्यादा मात्रा में करने लगा और उसमें हमारे व्यापारी भाई भी उनको सही गाइडेंस नहीं कर पाए या कर भी देते हैं तो उसके बावजूद हमारे किसान भाई देखा देखी कि उस व्यक्ति ने इतनी डाली दवाई, हम भी इतनी डालेंगे। तो ऐसा ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करने से उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हम बीमार होते और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने गोलियां दी कि आपको सुबह, दोपहर, शाम के समय लेना है और कोई कोई उम्र के हिसाब से आधी आधी गोली सजेस्ट की डॉक्टर साहब ने। और अगर उस उन्हीं गोलियों को अगर एक साथ हम ले लेंगे तो हमारे इसमें रिएक्शन होगा और हम उससे परेशान होंगे, हमको नुकसान पहुंचाएगी। यही बातें हमारे कृषि पौधों पे भी निर्भर करती है, फसलों पे भी निर्भर करती है। अगर फसल छोटी है और उसको हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसको ये वाली कीटनाशक या रसायन आपको इतनी मात्रा में देना है, हम अगर डबल या 3 गुना डोज देंगे तो उस फसल पे भी रिएक्शन आएगा और पौधों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे इन दवाइयों का परिणाम, दुष्परिणाम मानव शरीर पर भी आने लगा। जैसे आप सबको, जो हम उम्र जानते होंगे, पहले गवर्नमेंट ने डीडीटी और बीएसटी नाम की जो दवाइयाँ चलाई थी, उनके दुष्परिणाम यहाँ तक आए थे कि भूमि में डालने के बाद जब
अनाज निकलता था वहां तक भी वो उसका असर आ रहा था। इतनी खतरनाक दवाई थी जिसको बाद में बैन किया गया और कम मात्रा करके फिर दूसरे नामों से विकसित की गई है। आपको 1983 में जो भोपाल में एक कांड हुआ था, वहां पर नुमान नाम की दवाई, सेविन सेविन नाम की दवाई जो बनाई जाती थी उस टाइम पे हमारे क्षेत्र में शंकर ज्वार, हाइब्रिड ज्वार जो है वो बोई जाने लगी थी और उसमें इल्ली जो पैदा होती थी, उस इल्ली के नियंत्रण के लिए सेविन और सेबिमाल नाम की जो दवाइयाँ बनाई जाती थी वो उस कारखाने में बनाई जाती थी। और उस कारखाने से वो गैस लीकेज होने के कारण हमारे भोपाल के कई साथी, कई परिवार जिनकी आंखों की रोशनी चली गई और बहुत सारे अभी तक भी उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। तो कीटनाशक किसी न किसी रूप में हम सबको नुकसान पहुंचाता ही है। तो सभी किसान भाई या हमारे जहां जहां जिसके संपर्क जहां है वहाँ किसान भाइयों को सजेस्ट करें कि भाई रसायनों के दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, तो हमारे जो परिचित लोग हैं उनको जैविक खेती की ओर अग्रसर करें ताकि हम स्वस्थ रहे, वो भी स्वस्थ रहे और हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ रहे। और इसी दुष्परिणाम का एक कारण ये भी है जिसपे आप सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। जल, पानी भी अशुद्ध हुआ है। पानी अशुद्ध हुआ है इन्हीं रासायनिक खादों और रासायनिक दवाइयों के दुष्परिणाम से। जैसे आज के 40 साल पहले हम लोग झरने का पानी पीते थे, कुओं का पानी पीते थे, बढ़िया पानी था। किंतु जैसे जैसे रसायन का उपयोग बढ़ा और आधुनिक ये जो परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों ने इनका उपयोग किया, हमारे खेतों की मिट्टी जहरीली हुई और उस मिट्टी से होकर जो पानी हमारे जल स्रोत है वो भी प्रभावित हुए। जैसे मान लो किसी किसान भाई ने जमीन में दवाई छीटी और वो घुलकर बारिश के पानी के साथ हमारे जल स्रोत तक गई, हमारे नालों के माध्यम से नदियों तक गई है और नदी के जो स्रोत है वो भी मतलब दवाइयों के कारण खराब हुआ है। जैसे समय समय पर आप अखबारों में और इसमें समाचारों में सुनते हैं कि अब तो ये गंगा जी का पानी भी उतना पवित्र नहीं रहा, उद्गम स्थल को छोड़कर। अभी भी गंगा जी का पानी जो उद्गम स्थल है जहाँ ग्लेशियर से आता है पानी, वहां तो बड़ा अच्छा है। पर हरिद्वार से नीचे आओ तो गंगा जी की स्थिति भी वैसी ही हो गई है, बहुत प्रदूषित हो गई है। और इस प्रदूषण के परिणाम के कारण, क्योंकि उपयोग तो हमको वही पानी करना है, गंगा किनारे के लोगों को या हम नर्मदा किनारे के लोगों को या जो जिस नदी के किनारे रहते हैं वहीं का पानी तो उपयोग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले नर्मदा जी के पानी का भी उन्होंने परीक्षण किया था, तो उसका परिणाम भी उतना अच्छा नहीं आया कि नर्मदा जी का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। और अब हम सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं, नदियों पे जगह जगह बांध बन गए हैं। बांध बनने के कारण पानी का जो बहाव है वो रुका है और निश्चित रूप से कीटनाशकों का और रसायनों का जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो घुलनशील होकर हमारे जल स्रोतों को प्रभावित कर रहा है। तो हमारे सभी बंधुओं से निवेदन है कि इन दुष्परिणामों से बचने के लिए कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, जैविक खेती को बढ़ावा दे, हमारे मिलने वाले जितने भी भाई है और गौ पालन करें, ताकि हमारे एक आदरणीय कृषि वैज्ञानिक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर जी, उनका कहना तो ये है कि अगर एक गाय भी आपने पाल ली तो एक गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। पर अब आप सोचेंगे एक गाय का गोबर तो मात्र 8 से 10 किलो होता है प्रतिदिन का, अगर इतने गोबर में हम कैसे खेती करेंगे। तो उन्होंने इस गोबर का उपयोग करने का तरीका बताया कि जो 8 से 10 किलो गोबर आपको प्रतिदिन मिलता है, उस गोबर और गौमूत्र से आप मटका खाद बनाएं और उस गोबर को आप गोबर में, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जांच करके बताया कि 1 ग्राम गोबर में भी करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। पर उन बैक्टीरिया को संरक्षित करके, जैसे कि मटका खाद के रूप में या गोबर का जीवामृत बनाए, घन जीवामृत बनाए, ये सारी विधियां जैविक खेती के उसमें आपको
एक पुस्तक मिलती है, उसमें भी आपको मिल जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड है वो आप संपर्क कर सकते हैं, उनको बता दिया जाएगा। और उस गोबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम कैसे करें। अगर आपने ये भी देखा है कि हमारे खेतों के अलावा घर में छोटे मोटे बाड़े रहते हैं, वहां पे जो सब्जियां उगाई जाती है, पहले तो प्रत्येक घर के आंगन में सब्जियां उगाई जाती थी। जो हमारे किसान परिवार गांव में निवास करते थे, उनके हर आंगन में सब्जी, भले ही वो बलौर हो, गिलकी हो या जो भी हो, ये सब्जियां लगाई जाती थी। पर जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे घर के आंगन की सब्जियां गायब होती गई है। और हमारे जो दूध देने वाले मवेशी भी कम होते गए। आजकल तो गांव में बैल बैल भी भेज दिए किसानों ने कि हम ट्रैक्टर से करा लेंगे। अगर गाय बैल भैंस नहीं होंगे तो हमारा गोबर नहीं इकट्ठा होगा और हम गोबर खाद नहीं डाल पाएंगे। दूध की जब आवश्यकता पड़ती है तो डेयरी से ले आते हैं। अब डेयरी में दूध कहाँ से आएगा। जैसे कि दूध की आवश्यकता तो काफी बढ़ रही है, पर उसकी पूर्ति कैसे हो रही, आप हम तुम नहीं जानते। हमको जो मिल रहा है उसमें हम संतोष कर रहे हैं कि चलो डेयरी से दूध ले आए, पी लिया, कैसा भी है। आज बहुत सारी चीजों में मिलावट आ रही है, क्योंकि उपभोक्ता बढ़ गए हैं, उत्पादन कम हो गया है। तो किसान भाइयों से और सभी भाइयों से निवेदन है, जो जिनके लिए उचित अनुकूल वातावरण है, वो गौपालन जरूर करें। हर शहर में संभव नहीं है, पर गांव में रहने वाले जो भाई बंधु है, वो अपने खेतों में, घर पे गाय अवश्य पाले। और गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौमूत्र भी कीटनाशक का काम करता है। हमको जरूरी नहीं कि हम मार्केट से जो कीटनाशक लाएंगे उसी से उपयोग करें। आप जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं गौमूत्र से। और एक छाछ आती, छाछ को 20 दिन सड़ाकर आप उसकी भी दवाई बना सकते हैं। नीम पत्ती लेकर, सीताफल की पत्ती लेकर, इनका अर्क बनाकर उससे भी कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। एक 5 पत्ती काढ़ा रहता है, जिसमें 5 तरह की पत्तियां जो आसानी से खेतों में आसपास मिल सकती है, जिसको अरनी है, सीताफल है, धतूरा है, बेशरम है, नीम है, ऐसी 5 तरह की पत्तियों को इकट्ठा करके, उबाल करके, और इससे भी कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। किंतु आज हमारे किसान भाइयों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, और मार्केट से जो महंगी दवाई ला रहे हैं उस पर विश्वास है। जैसे अभी हमारे बीच बीच में हमारे इसमें एक सॉन्ग चलता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो अगर विश्वास करके आप ये कीटनाशक बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके फायदे मिलेंगे। इनके साइड इफेक्ट नहीं, जैसे अन्य कीटनाशकों को साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। किसी भी चीज को अगर निर्धारित डोज से ज्यादा दे दिया तो उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। तो जो भी किसान भाई है या जो हमारे आज ये जो साथी सुन रहे हैं, वो अपने परिचितों को ये जानकारी दें कि हम जैविक खेती की ओर अग्रसर रहें, जैविक खाद डालें, जैविक दवाइयां डालें। और अभी जैसे विगत 11 तारीख को हमारे एग्रीकल्चर डायरेक्टर का दौरा झाबुआ, धार और खरगोन हुआ था। खरगोन में उन्होंने हमारे कृषि अधिकारियों की और विभिन्न संस्थाओं की भी बैठक ली। और बैठक में उन्होंने भी ये निर्देश दिए लोगों को, संस्थाओं को, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं हमारे जैविक के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको भी निर्देशित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करें। और इसके जो कीटनाशक के रसायनों के दुष्परिणाम आ रहे हैं, उनसे लोगों को बचाएं। उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि जैविक खेती कुछ महंगी हो रही है आज के जमाने में। पूर्णतः जैविक करने के लिए हमको करीब करीब 3 साल बाद उसके सही परिणाम मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई शुरुआत कर लेते तो हो सकता है शुरुआत में उनका उत्पादन कम हो जाए, पर 3 साल के बाद आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। और इसके प्रैक्टिकल परिणाम जानने के लिए कुछ लोग कर भी रहे हैं, पर अपेक्षाकृत उनका प्रतिशत नहीं के बराबर है। अब इतने बड़े जिले में, जैसे हमारे खरगोन जिले में मात्र 2000 लोग कर रहे हैं जैविक खेती। पर 2000, अब हमारे 30,000 किसान बड़वा ब्लॉक में ही है। अब इनकी तुलना करें तो बहुत नहीं के बराबर है। तो सभी किसान भाई अगर ये सोच ले कि हमारे देश में सभी को स्वस्थ रखना है, तो हमारे खेती को एक हिस्सा जैविक करें, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, और ज्यादा हो। अभी इसके जैविक के बाजार भी डेवलप होने वाले हैं। हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश ऐसे लोगों को मिले हैं कि जगह जगह इसके, अब जब पैदा करेंगे तो ही तो बाजार भी निकलेगा। अब उत्पादन नहीं करेंगे तो कौन, अभी तो पता ही नहीं लोगों को कि जैविक।
अब जैविक के नाम पे कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे विश्वास आएगा और उनको भी अच्छा भोजन करने को मिलेगा। तो किसान भाइयों से और हमारे जितने भी कैंगन परिवार के साथी है, सभी लोग यह अपने मिलने वालों को कहे कि इन कीटनाशकों से बचने के लिए अभी हमारे कैंगन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके पीछे भी यही कारण कि हमारे जल प्रदूषित हुए। आपने नागासाकी हिरोशिमा का सबने सुना है, और उसी के कारण वहां के जापान के वैज्ञानिकों ने यह कैंगन डिवाइस का आविष्कार किया। और वो कैंगन वहां के साथ साथ आज पूरी दुनिया में उसकी आवश्यकता हो गई है, जिसको हम भी विगत जैसे परियार बताया कि 3.5 साल से मैं भी अपने परिवार के लिए उपयोग कर रहा हूँ, सभी साथी उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में और सभी लोग उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता होगी। आज के 40 साल पहले अगर हम देखें तो उस टाइम पे हमारे जल स्रोत इतने सुरक्षित थे कि कहीं भी नदी नाले का पानी भी हम पी लिया करते थे, उसमें बढ़िया था और टेस्ट। पर आज हमारी जो पवित्र नदियां हैं वो भी प्रदूषित हो चुकी हैं, उनके पानी को भी स्वस्थ बनाना जरूरी है। और यह पानी स्वस्थ बनाने के लिए कैंगन डिवाइस का होना जरूरी है, और इसी के माध्यम से हम अपने परिवार को और हमारे रिश्तेदारों को और सभी लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे। जैसा कि अभी आपने विगत हमारे परंपरागत खेती के जो नुस्खे थे उसमें देखा था कि मक्का जो बो जाती थी, मक्का में कोई दवाई नहीं लगती थी। धीरे धीरे आज मक्का में 2-2 3-3 स्प्रे करने लगे। अभी पिछले 2-3 साल तक गेहूं जैसी फसल में कोई कीटनाशक नहीं डाला जाता था, पर आज उसमें भी इस वर्ष तो किसानों को 2 से 3 बार 3-3 बार इल्ली मारने के लिए दवाई छींटना पड़ी। उसका कारण ये है कि प्राकृतिक असंतुलन भी हो गया है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रकृति अपने आप करती थी, पर हमारे मित्र कीट उसमें दवाइयां या कीटनाशक डालने से नष्ट हो गए, जो एक दूसरे को कीट नियंत्रण करते थे। और हमारे मित्र कीट अत्यधिक रसायनों के उपयोग से खत्म हो गए। आप उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जैसे गांव में कोई मवेशी मृत हो जाता था तो आकाश में चील उड़ते हुए दिख जाते थे, गिद्ध उड़ते हुए दिख जाते थे। आज चील गिद्ध नामो निशान मिट गया है। कहीं भी कोई हमारे बच्चों को चील और गिद्ध की पहचान फोटो के माध्यम से ही कराना पड़ रही है। और आने वाली जैसे डायनासोर हम देखते हैं फोटो में, ऐसे हमारे बच्चों को भी चील गिद्ध की पहचान फोटो के माध्यम से ही कराना पड़ेगी। तो ये प्रकृति के कारण। अब गिद्ध क्यों नष्ट हुए, इसका एक कारण, जैसे हमारे किसान भाई या जो पशुपालक भाई है, भैंसों को ऑक्सीटोसिन करके एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसको दूध निकालते हैं। तो उस इंजेक्शन का दुष्परिणाम ये हुआ कि उस मृत मवेशी का मांस गिद्धों के द्वारा खाया गया और गिद्ध के लंस खराब हुए। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो यहाँ हमारे परिवार के सदस्यों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो इन पशुओं पे कौन ध्यान देगा। ऐसा करके उनकी प्रजाति नष्ट हो गई। साइंटिफिक अभी कुछ जगह, एक दो जगह है उनको संरक्षित किया है गवर्नमेंट ने कि ये बने रहें। ऐसे ही कौवे, गांव में पंगत होती थी तो कौवे उड़ते थे, चिल्लाते थे। आजकल कौवे भी देखने को नहीं मिलते। श्राद्ध पक्ष में कौवे नहीं मिलते हैं, पहले शब्दून मिलते हैं। तो प्रकृति में कुछ प्रजातियां ऐसे नष्ट हो रही, और इसके पीछे मनुष्य, देखो विकास और विनाश एक सिक्के के दो पहलू है। हम विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो विनाश भी हो रहा है। अब इन कदमों को हम धीरे धीरे बढ़ाएं और सही तरीके से समझकर बढ़ाएंगे तो हम इस प्रकृति को अच्छा बना के रखेंगे। आज जैसे शहरों में अच्छी हवा लेने के लिए लोगों को पार्क में भ्रमण के लिए जाना पड़े, क्योंकि शहर भी प्रदूषित, हवा से भी प्रदूषण हो। अभी पिछले दिनों आपने दिल्ली का सुना था, दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया था कि वहां पर गाड़ियों को प्रतिबंधित करना पड़ा, और साथ ही वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। ऐसा ही जैसे कि हमारा वायु का प्रदूषण हो रहा है, तो इस प्रदूषण के पीछे क्या क्या कारण है, इन कारणों को खोज कर हमें प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी हम लोगों को या उनके पूर्वजों को ये नहीं कहे कि हमारे पूर्वज
हमारे लिए ये जो जमीन बीमारू जमीन रख गए, या कृषि भूमि जो है, कृषि भूमि भी बीमार हो गई है अत्यधिक खादों के, रसायनों के उपयोग से और कीटनाशकों के उपयोग से। तो जैसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे बाप दादा हमारे लिए बीमार जमीन रख गए, इसमें अब कुछ भी नहीं पैदा हो रहा है। कई जगह ये स्थिति आ गई है, जिसको हमारी निमाड़ी भाषा में खारचा बोलते हैं, या छारी भूमि हो गई है। मतलब जिसमें चारा भी नहीं उग पा रहा है। तो ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए संतुलित उर्वरक या संतुलित खादों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो समय समय पे कुछ संस्थाएं भी चल रही है, वो भी जैविक खेती के लिए लोगों को अग्रसित कर रही है, ताकि जैविक खेती, जैविक अन्न खिलाकर लोगों का स्वास्थ्य बरकरार रहे। ऐसे ही हमारे शासन के द्वारा भी लोगों से अपेक्षा की जा रही है। किंतु आजकल विकास की अंधी दौड़ में हमारे सभी लोग आगे दौड़ रहे हैं, और देखा देखी, क्योंकि आज उदाहरण के लिए भौतिक चीजें, विलासिता की चीजें आज हर गांव तक पहुंच गई है। अच्छी तरह मालूम मुझे कि हमारे गांव में सन 82 तक बिजली नहीं आई थी। बिजली नहीं आई थी तो पंखे का सवाल ही नहीं, फ्रिज का सवाल ही नहीं, ये कुछ भी। ऐसी तो बहुत दूर की बात आज भी है हम लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए। लेकिन पंखे, बिजली, सिगड़ी, हीटर, ये सभी गांव में आजकल चल रहा है। बिजली का सदुपयोग तो नहीं कह सकते, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। पर इन लोगों, अब आदी हो गए हम बिजली के। पहले प्राकृतिक वातावरण में रहते थे और स्वस्थ रहते थे। अब इन बिजली के यंत्रों का उपयोग कर करके हम उनके आदी हो गए। पूरी कोई भी चीज आज हर घर में फ्रिज मिलेगा, पंखा मिलेगा, कूलर मिलेगा, और सक्षम है तो वहाँ एसी भी मिलेगा। इन चीजों के हम आदी हो गए, और प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो हमको हवाएं मिल रही थी, वो अब जैसे अभी पिछले कोरोना पीरियड में हमारा शरीर ऑक्सीजन लेने के लिए भी उसके लिए अनुकूल नहीं हुआ, और कई सारे भाइयों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा। तो हम इतने मशीनों के अधीन हो गए हैं कि हमारा शरीर भी अब उनके अनुरूप चलने लगा। जबकि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, और वहाँ के फल फूल खाकर, वहाँ का प्राकृतिक हवा लेकर, आज भी जंगलों में, जैसा कि हम वारपी मीटर के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है आज भी बढ़िया है, और शहरों का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। तो प्रकृति के साथ साथ चले, और प्रकृति में जो चीजें मौजूद है उनको संरक्षित करते हुए चले। पर यार साहब, मैं आज ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, और जितना मेरे को अभी समय मिला और मेरे मन में जो आया मैं बताता गया, वही वो नहीं था, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं, जैसा आया वैसा बता दिया। अगले उसमें जब भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके बताऊंगा, तो जैविक खेती के बारे में भी चर्चा करेंगे, और कैंगन का मैं अपने परिवार में कैसा उपयोग कर रहा हूँ, एक 5 मिनट में मैं अपनी जर्नी इसमें भी बता दूं। जैसे बिल्कुल। 20 अप्रैल 2020 को मैंने अपने घर में कैंगन डिवाइस इंस्टॉल किया था। उस टाइम पे वो 3 प्लेट वाली मशीन थी, वो हमने लगाई। उसके बाद हमने JR4 लगाई है। और सबसे पहले मेरी दिनचर्या सुबह में प्रतिदिन 5 बजे, 5:15 बजे जग जाता हूँ, और जगने के बाद में अपनी डिवाइस को साफ सफाई करके उससे पानी निकालता हूँ। सर्वप्रथम ब्यूटी वाटर 2 लीटर के आसपास निकालता हूँ। ब्यूटी वाटर निकालने के बाद स्ट्रांग वाटर निकालता हूँ करीब ½ लीटर, और उसको अलग बाल्टी में रख देता हूँ। उसके बाद में स्ट्रांग वाटर के बाद में अपना नॉर्मल वाटर निकालता हूँ, तब क्लेंस होती है। और उसके बाद 9.5 pH का पानी निकाल के खुद 1 लोटा पानी पीता हूँ, और 1 लोटा निकाल के उसमें रख देते हैं। मिसेज भी इतनी देर में जग जाती हैं, उनको वो उपयोग। और अपनी दिनचर्या शुरू होती है। पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद में नहा धो के आधे घंटे की पूजा होती है,
और इस टाइम तक हमारा 7 बजे सेशन का टाइम हो जाता है। लगभग मैं प्रतिदिन जूम अटेंड करता हूँ। अगर कोई शासकीय काम आ गया, जल्दी जाना पड़ा, तो फिर मैं उस दिन अटेंड नहीं करता हूँ। तो यही मेरी दिनचर्या है। और सभी कैंगन साथियों से निवेदन है, जूम अवश्य अटेंड कर। बहुत सारी बातें हमको कई भाइयों से सुनने को समझने को मिलती है। पुनः एक बार निवेदन है, जितने भी भाई जूम पर नहीं आ पा रहे हैं, अगर अति आवश्यक कार्य है तो नहीं भी आए, लेकिन कोशिश करें कि प्रतिदिन जूम अटेंड करें। बहुत सारा नॉलेज यहाँ से हमको मिल रहा है। और कोई समस्या है तो वो अपने साथियों से शेयर करें। सभी समस्याओं का समाधान जूम पे होगा। जय हिंद, जय भारत। वाह। जी जी सर, बहुत ही हरिया साहब। धन्यवाद आपको। आपने सर चूंकि कृषि के क्षेत्र में कई सालों से सेवा दे रहे हैं, और आपने बहुत सा याद नहीं था जो किसान भाई है जो भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं या हमारे संपर्क में, उनको जरूर जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सर अभी आपको लगभग 4 साल हो चुके हैं इस डिवाइस का यूज करते हुए। पर्सनली आप ये बताइए सर कि पहले तो डिवाइस लगाया क्यों था, और जब आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए आश्रम में बुलाया गया था तो क्या आपको इसकी कीमत पता थी, और आपके घर में इसके बेनिफिट क्या क्या लिए आपने, ये जरूर बताइए। कि बहुत सारे साथी हैं सर जिनके घर जी में डिवाइस लगा है, लेकिन फिर भी कुछ समय हो गया है या तो यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इसमें यूज कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं। पर कुछ नए लोगों जी के लिए कैसे हम इसको और उनको कॉन्फिडेंस दे पाए, पहले आप ये जरूर बताइए आपने क्यों लगाया था और किस तरह आपको बताया गया था इसका डेमोन्स्ट्रेशन। जी सर। जी सर। सभी साथियों से मैं पुनः बताना चाहूंगा कि इस डिवाइस को लगाने के पीछे मकसद हमारी मिसेज का माइग्रेन। हमारी मिसेज को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो बहुत परेशान थी। इसके पहले हम हेल्थ चेकअप भी करा चुके थे, मैं खुद का भी मिसेज का भी। और हेल्थ चेकअप में मिसेज को एक गठान की प्रॉब्लम बताई थी, जो हमने ऑपरेशन के माध्यम से उसको निकलवा दिया था। फिर भी माइग्रेन की प्रॉब्लम बरकरार थी। और ये डिवाइस का डेमोस्ट्रेशन हमने देखा, तब हमको कीमत पता नहीं थी। और देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद हम नहीं लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। किंतु खुद के लिए उपयोग जरूर करेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो सब संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए हमने ये डिवाइस लगाई। और डिवाइस लगाने के बाद मिसेस को सुधार हुआ। पहले करीब 2,500 से 3,000 रुपए महीने की दवाई गोली उनकी इंदौर के डॉक्टर के द्वारा दी जाती थी, जो चल रही थी। आज भी चल रही है, पर मात्र एक टेबलेट चल रही, जो करीब 400 रुपए की आ रही। डॉक्टर साहब का कहना है कि कुछ दिन बाद ये बंद होगी। अभी भी चल रही, वो करीब 4 साल हो गए हैं। किंतु काफी सुधार हुआ और माइग्रेन में करीब 90%, 95% सुधार हो चुका है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं धीरे धीरे ये टेबलेट भी बंद हो जाएगी। और मेरा खुद का मैं बताऊं कि जैसे गैस की प्रॉब्लम थी, कभी कभार भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होता था। पर अब जब से कैंगन डिवाइस का पानी उपयोग कर रहे हैं, तब से बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और इसी प्रकार हमारा बेटा बहू अलीराजपुर में रहता है, उनके लिए भी एक डिवाइस खरीद के वहां भी लगा लगा दिया है। क्योंकि वो पीएचई डिपार्टमेंट में ही है, तो पानी का महत्व तो हमारे से भी ज्यादा वो जानते हैं। तो उनको तो डेमो बताने की या किसी ने कोई क्लीनिंग करने की भी ट्रेनिंग नहीं दी, वो खुद ही समझ गए। जैसे इस डिवाइस को रख रखाव में इसको प्रति माह क्लीनिंग आवश्यक है। और 6 महीने में डीप क्लीनिंग करें। जो साथी अगर उसकी क्लीनिंग डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर पानी नहीं बन पाएगा। तो समय समय पे टीडीएस चेक करते रहे कि हम मशीन को कैसा पानी दे रहे हैं। अभी जैसे वर्तमान में गर्मी का सीजन आ गया, पर ऊपर का टैंक जो है उसमें पानी गर्म हो जाता है। अगर गर्म पानी अपन देंगे तो वो पानी प्रॉपर नहीं बना पाएगी। तो मशीन को नॉर्मल पानी दिया जाए, उसका टीडीएस समय समय पर चेक करते रहें। मैं खुद कर लेता हूँ। शुरुआत में हमारे सीनियर राम रतन जी मलगाए के द्वारा ये बताया गया, हमको ट्रेनिंग दी गई। और अब तो धीरे धीरे अब मेरी टीम में 75 साथी जुड़ चुके हैं, जो इसका फायदा ले रहे हैं। और
अन्य सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि इस मशीन का रख रखाव समय समय से करते रहें, ताकि हमको उसका फायदा मिले और हम अन्य लोगों को भी बता सकें। इसका जूम के माध्यम से इनके दादा के वीडियो भी डले हुए हैं, उसमें भी देखते हैं क्लीनिंग के, डीप क्लीनिंग के, और जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं कोई बता पा रहा है तो उसका वीडियो देखकर आप उसका देख लें। और जैसे कि अभी परिहार साहब ने बताया, उपयोग के तरीके मैंने बता दिए कैसे उपयोग कर रहे हैं, पर उसका समय समय पे रख रखाव, क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग होना जरूरी है। और 11.5 pH का पानी, स्ट्रांग पानी निकालने के बाद, अन्य कोई पानी निकालने के बाद ही मशीन को बंद करें। 11.5 स्ट्रांग पानी निकाल के तुरंत बंद न करें। उसको क्लीन करने के लिए या तो अपना ब्यूटी वाटर निकाल ले, या कोई सा भी ड्रिंक करने वाला वाटर निकाल ले, और उसका सही तरीके से लाभ लें। जैसे कि अभी आपने बताया था कि आप कैसे आए इस डिवाइस के बारे में। शुरुआत में सुना तो काफी महंगी लगी हमको भी, किंतु ये सोच लिया था कि जीवन को सुचारू चलाने के लिए, जैसे अस्पतालों में पैसा भरने के बजाय, अगर स्वस्थ रहने के लिए इन अच्छा पानी पिएंगे, क्योंकि पानी की महत्ता तो समझ ही जाते हैं कि अच्छा पानी, शरीर में 70% हिस्सेदारी जल की है। अगर जल अच्छा पिएंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा हम उसमें कई बार बारिश के टाइम पे जगह जगह की खबरें अखबार में या टीवी पे आती है कि जल स्रोत प्रभावित, प्रदूषित होने से वहाँ इतने लोग बीमार हो गए, हैजा फैल गया, या ये हो गया, उल्टी दस्त लग गए। तो ये कारण अच्छे से सभी लोग जानते हैं, अगर प्रदूषित पानी पिएंगे तो बीमार होंगे ही। तो इनसे बचने के लिए हमको अच्छा पानी पीना चाहिए। और जो लोग, जैसे कि हमारे आदरणीय राम बहादुर सर ने भी कहा था कि मिशन हेल्दी इंडिया, सभी को स्वस्थ रखने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। और प्रचार प्रसार करने के लिए चलते चलते प्रसार नहीं होगा, इसका प्रॉपर रूप से डेमो हम प्रत्येक परिवार में बताएं, तो इसका सही प्रचार होगा और लोग उस पर अमल करेंगे।